Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about credit reform to deepen financial market. This topic is also important for UPSC GS paper 3 mains examinations and also important for prelims examinations for UPSC civil services exam. तो यहाँ जो टॉपिक होगा इसके हम लास्ट में आप बने रहेंगे तो हम इस पे इससे रिलेटेड जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बने हुए हैं लाइक जैसे फाइनेंशियल मार्केट होता है उससे तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ पीछे भी हमने कई वीडियोस कवर किए हुए हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जो इस टॉपिक में बना हुआ है ऑलरेडी। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि आरबीआई ने अभी अनाउंस किया कि जो वो किस चीज़ को लेकर कि कुछ ऐसे अनाउंसमेंट किए हैं जो फाइनेंशियल मार्केट को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा और इसके साथ साथ जो बैंक्स हैं उनका रोल बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा उनके रोल को और इकोनॉमी में। और इसके साथ साथ जो इंडियन रुपी है इसका इंटरनेशनलाइजेशन भी होगा, इंटरनेशनली इसको प्रमोट किया जाएगा। और इन सब चीज़ों को लेकर आप नेस्ट्रो वेस्ट्रो अकाउंट को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइक जैसे हमने पिछले वीडियोस में इस पर बात भी की है। जैसे आगे अगर हम बढ़े अभी तो के क्या रिफॉर्म्स रहे हैं, अभी आरबीआई ने क्या रिफॉर्म किए हैं, क्या क्रेडिट रिफॉर्म्स जो हैं यानी लैंडिंग के लोन देने के जो रिफॉर्म्स है उसमें क्या चेंजेस किए हैं। तो उस पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे फाइनेंशिंग मर्जर्स एंड अनाउंस एक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो ओल्ड रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो पहले रूल था वो ये कहता था कि जो इंडियन बैंक हैं वो डायरेक्टली लोन नहीं दे सकते, लैंड नहीं कर सकते किस चीज़ को लेकर, जो कॉरपोरेट टेक ओवर्स हैं उनको लेकर या एक्वेशन को लेकर। मान लिया कोई कंपनी ए है, ए कंपनी है और ये ए कंपनी क्या कर रही है, किसी एक्स वाई जेड नाम की जो कंपनी है उसको क्या करना चाहती है, एक्वायर करना चाहती है या उसको टेक ओवर करना चाहती है। तो इस कंडीशन में पहले क्या होता था कि वो अगर उनको पैसे की ज़रूरत होती थी, कंपनी ए को पैसे की ज़रूरत होती थी तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसी या प्राइवेट फंड्स से पैसा लिया करते थे। लेकिन अब जो नया रूल आया है, इस नए रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि न्यू रूल्स में यह है कि बैंक भी जो है ये सीधे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पैसा दे सकते हैं कॉर्पोरेट को फॉर टेक ओवर। ठीक है, कॉर्पोरेट टेक ओवर के लिए डायरेक्ट पैसा दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट होगा। और इससे क्या इम्पोर्टेंस होगा, इससे अगर हम देखें तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है या इसका जो एक ये मैटर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बैंक को एक लार्जर रोल प्रोवाइड कर रहा है इन कॉर्पोरेट सेक्टर में। और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इजीली अवेलेबल हो पाएगा मार्केट में। और एक तरह से अगर हम कहें तो इकोनॉमी में जो मनी फ्लो है वो बढ़ेगा और मनी फ्लो बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पे कंपनीज लुकिंग टू मर्जर और एक्वायर अदर बिजनेसेस, तो इजीली उनको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल सकता है किन के थ्रू, बैंक्स के थ्रू। जहां पहले एनबीएफसी ही पैसा दे पाती थी वहां अभी कौन दे पाएगा, वहां बैंक भी दे पाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट रूल चेंज हुआ है। इसके अलावा रूपी डिनोमिनेटेड इंटरनेशनल लैंडिंग है ना, इंटरनेशनल लैंडिंग को भी डिनोमिनेट करेगा। जैसे नया रूल क्या कहता है कि इंडियन बैंक्स कैन नाउ लैंड डायरेक्टली इन इंडियन रुपी। इंडियन रुपी में हम पहले क्या करते थे, डॉलर में उधार दिया करते थे। जैसे अपनी नेबरिंग कंट्रीज हैं लाइक नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है ना, ऐसी कंट्रीज जिनको पैसे की ज़रूरत होती थी अपने यहाँ डेवलपमेंट वर्क करने के लिए, तो वो इंडिया से पैसा लिया करते थे। जब इंडिया उनको पैसा उधार देता था तो किस फॉर्म में देता था, डॉलर के फॉर्म में देता था। लेकिन अब इंडिया डायरेक्टली उनको किस फॉर्म में देगा, अपने करेंसी के रूप में देगा, अपने इंडियन करेंसी के रूप में देगा। तो इससे क्या होगा कि जो इंडियन करेंसी है उसका इंटरनेशनल मार्केट में रोल बढ़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से ही हो जाता है क्योंकि ये डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है, किसका, डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है उसको रीजनल ट्रेड में। और यहाँ कहीं ना कहीं जो इंडिया और अमेरिका का जो एक टेंशन बढ़ा है उसको भी ओवरकम करेगा। और ये इसके साथ साथ इंक्रीज करेगा रुपी की लिक्विडिटी इन दीज नेशंस और हेल्प करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रुपी, यानी रुपी को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया जाएगा ग्लोबली। और एक तरह से कहा जाए कि जैसे डॉलर पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है मैक्सिमम ट्रेड के लिए, तो यहाँ पर रुपी को भी उसी स्टेज पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो आगे इसमें हम देखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया की मॉनेटरी इन्फ्लुएंस है
वो इस पूरे रीजन में, यानी कि जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबर एरियाज हैं, वहां पर क्या होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो और की चेंजेस किए गए हैं वो क्या किए, इंक्रीज द लिमिट्स फॉर कैपिटल मार्केट लैंडिंग, है ना। कैपिटल मार्केट लैंडिंग के लिए, जैसे कैपिटल मार्केट क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर दिया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए लैंडिंग होती है। लॉन्ग टर्म का मीनिंग यहाँ पर होता है 365 डेज एबव, ठीक है। 365 डेज से ज्यादा का जो लैंडिंग होता है, ज्यादा समय के लिए, जो मैच्योरिटी पीरियड 365 डेज से ज्यादा का होगा, तो कैपिटल मार्केट का टर्म होता है और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार जाता है। तो यहाँ पर लिमिट्स बढ़ाई गई हैं। तो इस लिमिट्स में क्या नया रूल क्या कहता है कि लोन लिमिट अगेंस्ट शेयर्स हैज बीन राइज 20 लाख टू 1 करोड़ रुपीज, ओके। तो अभी पहले कितना होता था कि आप शेयर्स के अगेंस्ट में आप लोन ले लेते थे, है ना, एक तरह से मॉर्गेज रख के, तो उस पर 20 लाख रुपीज तक ही मैक्सिमम लोन मिल पाता था। लेकिन अभी क्या कर दिया गया, 1 करोड़ रुपीज कर दिया गया। फाइनेंशिंग लिमिट फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो आईपीओ इशू किया जाता है तो उसके लिए फाइनेंशिंग लिमिट जो था वो 10 लाख था, अभी 25 लाख कर दिया। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे जो ये आप लाइंस देख रहे हैं ना, ये एक एक स्टेटमेंट, इन्हीं स्टेटमेंट्स में से ही क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें आप देखेंगे तो ये जो बढ़ाया गया है ना, शेयर्स के अगेंस्ट जो राइज किया गया, बढ़ाया गया है, लैंडिंग जो लिमिट्स हैं ना, इंक्रीज किया गया है, इसको चेंज करके पूछा जा सकता है। जैसे 20 लाख टू 5 करोड़ तक कर दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 1 करोड़ तक किया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे क्रिएट होते हैं। इसका अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो क्या करेगा कि ये इंप्रूव करता है एक्सेस टू मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग for individual and institutional, and analyze द प्राइमरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में ये काम करेगा। इसके साथ ही आगे हम देखें तो यूज SRVA इन कॉर्पोरेट डेब्ट, ठीक है। स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट, स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है ना, व्हाट इज स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट। आप इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं ना, तो इसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, और पूरी डिटेल में मैंने बताया कि वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है। तो आप उसके बारे में अगर देखना चाहते हैं, वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में, तो आपको मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, उस वीडियो पर जाइए। नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते भी रहे हैं और आगे भी आपसे पूछेगा कि नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट में डिफरेंस क्या है, ये होता क्या है। तो फिलहाल ये अभी जो स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट है, आर अकाउंट्स वर अदर कंट्रीज होल्ड इंडियन रूपी टू ट्रेड विद इंडिया, ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए इतना डेफिनेशन इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। डिटेल्स के लिए मैंने आपको बोला लिंक, इस वीडियो का लिंक, इस टॉपिक से रिलेटेड जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले वीडियो कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद उसको देख सकते हैं आप। ओल्ड रूल क्या कहता था कि जो फंड्स इन जो SRVA अकाउंट में जो फंड्स होते थे उसको इन्वेस्ट ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अभी जो न्यू रूल बनाया है आरबीआई ने, जो इन चीज़ों को बढ़ाया है और बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए हैं, तो रिफॉर्म में क्या किया उसने, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है एंड कॉमर्शियल पेपर्स में, है ना। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में किया जा सकता है, कॉमर्शियल पेपर्स में किया जाता है। कॉमर्शियल पेपर्स हम लोग जानते हैं अच्छे से कि व्हाट इज कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ना होगा। और ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इन बेसिक चीज़ों के लिए मैं एक स्पेशल सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है अर्थनॉमिक्स, ओके। अर्थनॉमिक्स टोटली डेडिकेटेड होगा कि जो ये टर्म्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अफेयर्स ग्रेड को सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा अपने उन दोस्तों में जो जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि इसमें कैसे होगा, कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे, या इकोनॉमी के टर्म्स हमें क्लियर होंगे कि नहीं होंगे। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, शेयर भी करना होगा। आगे बढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रुपी की जो लिक्विडिटी है उसको मजबूती प्रदान करेगा ये, और इसके साथ साथ हेल्प करेगा डिपेंड एंड एक्सपेंड इंडियाज बॉन्ड मार्केट, इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है उसको भी ये स्ट्रांग करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सपेंड करेंसी बेंचमार्क। करेंसी बेंचमार्क को भी इसमें बढ़ाया गया है इसमें आरबीआई ने। तो आरबीआई ने बेंचमार्क लिस्ट विल नाउ इंक्लूड मोर पार्टनर करेंसीज बियॉन्ड द यूएसडी, यूरो, पाउंड एंड इन। पहले ये जो है करेंसी हुआ करते थे,
जो कि एक पार्टनर करेंसीज के रूप में लिए जाते थे। अभी इस बेंचमार्क को और ज़्यादा बढ़ाया है और इसका मतलब ये होगा कि इंडिया टू हैव डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज कॉट एंड मोर कंट्रीज, कई कंट्रीज के साथ जुड़ेगा और रिड्यूस होगा डॉलर डिपेंडेंसी इन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। जो विदेशी लेन देन है, पेमेंट है, उसमें डॉलर का जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ रिवाइज किया गया जो बेसल 3 कैपिटल नॉर्म्स हैं उनको भी लागू करने की बात की गई नए रूल में। इसको अप्रैल 2027 से स्टार्ट किया जाएगा और द आरबीआई विल इम्प्लीमेंट रिवाइज्ड बेसल 3 कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स फॉर कमर्शियल पेपर्स, सॉरी कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक के लिए जो बेसल 3 नॉर्म्स बनाए गए हैं कैपिटल एडिक्वेसी के लिए, तो उस पर भी इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया, रिवाइज किया गया है। ठीक है, रिवाइज करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? तो अप्रैल 2027 से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि जैसे बेसल 3 है, बेसल 1 2 है, ये क्या है और इनके क्या मायने हैं, इन सब के लिए आपको अर्थोनॉमिक्स की सीरीज में ज्वाइन होना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हमें दिखाई देगा रिड्यूस द कैपिटल रिक्वायर्ड, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस होगी बाय बैंक फॉर सर्टेन सेक्टर्स, स्पेशली जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट लोन्स के लिए हमें दिखाई देगा। दिस इज अचीव बाय इंट्रोड्यूसिंग लोअर रिस्क वेटेज और इसमें जो रिस्क वेटेज है वो काफी कम होगा। द गोल टू द एंश्योर बैंक्स हैव एडिक्वेट कैपिटल वाइल freeing up fund to boost lending and these key areas, कुछ की एरियाज में बूस्ट मिलेगा किसके लिए? लैंडिंग के लिए, यानी कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हम सभी जानते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट से इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ती है, देन नेशनल इनकम भी बढ़ता है जब प्रोडक्शन होता है। सो it is a very important topic for our exams. I think you all are understand that. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है ना, थोड़ा सा इसको समझते हैं यहाँ पर। जब ये टॉपिक आ गया है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए। जो फाइनेंशियल मार्केट होता है आर प्लेटफॉर्म, ये कुछ एक प्लेटफॉर्म होते हैं वेयर जहाँ पर सिक्योरिटीज होती हैं, कुछ जैसे स्टॉक है, बॉन्ड है, करेंसीज हैं जो जिसमें हम ट्रेड करते हैं ओवरऑल, है ना। और फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जैसे इसमें क्या क्या, जैसे फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, बॉन्ड, स्टॉक, मनी एंड डेरिवेटिव मार्केट्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये बहुत ही क्रूसियल रोल प्ले करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। तो मैं एक बार फिर से कहूंगा अर्थोनॉमिक्स को जरूर हम लोग सपोर्ट करेंगे, जल्द ही आने वाला है और इसके लिए आपको क्या करना है? अफेयर्स क्रेडिट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या है फाइनेंशियल मार्केट के? तो फाइनेंशियल मार्केट के अगर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इससे शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे लिखा है लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर का मतलब है लेस देन 365 डेज। ओके, 365 डेज यहाँ पर होगा और यहाँ पर बोरोइंग की जा सकती है, लैंडिंग की जा सकती है बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें टोटल कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो आपस में क्या कर सकते हैं? पैसा ले दे सकते हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं वो नहीं देते देते हैं, लेकिन यहाँ पे बैंक, आरबीआई हो गया, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट जो है लेती है, पैसा देती है, जो जो आरबीआई उसकी तरफ से काम करता है। देन इसके बाद अगर आप कैपिटल मार्केट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज किए जाते हैं। लाइक जैसे ओवर ओवर कितना? 1 ईयर। ओवर 1 ईयर का मतलब है 365 डेज से ज्यादा। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना है 366 या ऐसे 365 डेज अपने को ध्यान रखना है। द इंक्लूड द प्राइम, इसमें प्राइमरी मार्केट होगा और सेकेंडरी मार्केट होगा। प्राइमरी मार्केट में मेनली जैसे आप लोग देखते हैं आईपीओ इशू किया जाता है स्टॉक मार्केट में, जैसे नई सिक्योरिटीज आती हैं मार्केट में। ओके, और जब वो शेयर्स मार्केट में रनिंग में आ जाते हैं, सर्कुलेशन में आ जाते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट हो जाता है, यानी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उसमें। तो इस पर काम किया जाता है और ये इसके कंपोनेंट है। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इसका कंपोनेंट है जिसमें करेंसी ट्रेडिंग देखी जाती है, क्रूशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। डेरिवेटिव मार्केट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे लाइक ऑप्शन एंड फ्यूचर्स को यूज किया जाता है, जो अंडरलाइंग असेट्स लाइक गोल्ड, शेयर्स एक्सेट्रा, ऐसे अंडरलाइंग असेट्स को यूज किया जाता है। देन इसके बाद अगर इंपॉर्टेंस देखें फाइनेंशियल मार्केट का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कैपिटल राइज करना, रिस्क मैनेजमेंट करना एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ।
दे आर एसेंशियल फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया कि भाई इकोनॉमिक क्या होता है, ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना, ऐसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है, ग्रोथ का क्या मीनिंग है, हम लोग बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। जैसे ग्रोथ अगर देखें तो ये क्वांटिटेटिव होता है, और जो डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव होता है। एक तरह से कि डेवलपमेंट मतलब हर किसी को जो ग्रोथ हो रहा है उसका प्रॉफिट पहुंचना, ओवरऑल बात यही है। अगर ये फेल हो जाता है ना, ये अगर कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट फेल हो जाए, ये मार्केट सभी फेल हो जाते हैं, तो क्या होता है, रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, रिसेशन किसे कहा जाता है, बेसिक टर्म्स हैं, अर्थोनॉमिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या टर्म होता है, ये भी हम अर्थोनॉमिक्स में स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल अब देख लेते हैं कि जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं, ये तो मैंने आपको 24 के क्वेश्चंस आज मैं दिखा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं 2015 से लेकर अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। जैसे कोलेटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस की अगर हम बात करें, आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, है ना, किसके इंस्ट्रूमेंट हैं, ये क्वेश्चन इसने पूछा है, बॉन्ड मार्केट के, फॉरेक्स मार्केट से, या मनी मार्केट के, या स्टॉक मार्केट के ना, विद रेफरेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कोलेटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस, ये जो इंस्ट्रूमेंट है किसके हैं, तो आंसर होगा सी, ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो कोलेटरल बोरोइंग है, ये शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो शॉर्ट टर्म मींस मैंने अभी आपको बताया 365 डेज लेस, है ना, से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक एक क्वेश्चन और देख लिए 2024 का ही है। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, है ना, देखिए एनबीएफसी की बात हो रही है, एनबीएफसी कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एलएएफ की बात हो रही है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब हमने अगर आपने वो पढ़ा है, मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ी है ना, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अर्थोनॉमिक्स के साथ सीरीज को सपोर्ट करना है, उसमें आपको बेसिक सब मिलेगा। तो इसमें क्या है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जैसे रेपो रेट है, आपने पढ़ा होगा, ओके, रेपो रेट पढ़ा होगा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा होगा, ट्रिपल आर, आर आर आर, यानी कि मूवीज की बात नहीं कर रहा मैं, है ना, आर 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 मूवी सभी ने देखा होगा, यहाँ मैं रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा हूँ। तो ये एलएएफ होता है एक तरह से, तो विंडो फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या ये जो एनबीएफसी के लिए भी एलएएफ होता है, ये पूछ रहा है। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टॉपिक आ गया, एफआईआई, ये एफआईआई क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ले सकती हैं, खरीद सकती हैं, ये इंस्टीट्यूशन उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट। तो यहाँ पे अब देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है, क्या ये सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे सकते हैं फॉर डेप्ट के लिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो यहाँ क्या करेक्ट होगा, तो यहाँ पे देखिए तीनों ही करेक्ट है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसमें और डीप यानी कि जो बेसिक्स टर्म्स हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये हम बात कर रहे हैं, जो हम न्यूज़ एंड फोकस में बात करते हैं, ये टोटली करंट अफेयर्स होता है, और करंट अफेयर्स के लिए हमें जरूरी होता है कि हमारा बेसिक्स स्ट्रांग हो। और इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया कि सर बेसिक्स हमें बताना है, हमें समझाइए। तो उसी के लिए मैं लेके आ रहा हूँ मेरे बच्चों, अर्थनॉमिक्स। ओके, क्या लेकर आ रहा हूँ मैं, अर्थनॉमिक्स। तो अर्थनॉमिक्स की जो सीरीज है अफेयर्स ग्रेड का, ये पहल है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और आगे बढ़ना है। तो अफेयर्स ग्रेड पर हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग मी। और मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीडीएफ्स और अदर इंफॉर्मेशंस के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल अफेयर्स ग्रेड फॉर योर सक्सेस। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।